आज हम जरा उसी को जरा आगे लेके चलेंगे। अच्छा, एक तो ये कि कंपेयर टू स्टीम टरबाइन एंड डीजल प्रोपल्शन सिस्टम। स्टीम या डीजल की निस्बत गैस टरबाइन ऑफर ग्रेटर पावर फॉर अ गिवन साइज एंड वेट। यानी पावर टू वेट रेशियो देखी जाए तो वो किसकी ज्यादा है, गैस टरबाइन की। और हाईली रिलायबल है, लॉन्ग लाइफ होती है, मोर कन्वीनियंट ऑपरेशन है। तो एक तो पहली बात ये मैंने बताई कि ये हाई पावर टू वेट रेशियो है। और आप अगर इसे ख्याल करें कि जो आपका एरोप्लेन होता है उसमें आपको पावर ज़्यादा चाहिए, वेट उसका जितना कम हो उतना बेहतर है। तो उस इसी ये भी एक रीज़न है कि हम गैस टरबाइन को साइकिल को यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स के लिए। कोर चीज़ ये है कि मोर कन्वीनियंट ऑपरेशन। कन्वीनियंट ऑपरेशन मतलब है कि स्टार्ट टाइम इसका काफ़ी कम है, कि इंजन स्टार्टअप टाइम हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 आवर्स रिक्वायर्ड फॉर अ टिपिकल स्टीम प्रोपल्शन सिस्टम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए स्टीम प्रोपल्शन सिस्टम का स्टार्टअप टाइम कितना होता है तो वो है 4 आवर्स। लेकिन अगर गैस टरबाइन की बात की जाए तो वो क्या है, लेस देन 2 मिनट फॉर अ गैस टरबाइन। कितना फर्क है कि एक स्टीम टरबाइन का आपने अगर करना है स्टार्टअप तो वो 4 घंटे लगेगा, लेकिन गैस टरबाइन लेस देन 2 मिनट। तो ये इसकी एक पॉजिटिव चीज़ है। इन गैस टरबाइन पावर प्लांट द रेशियो ऑफ कंप्रेसर टू टरबाइन वर्क इज कॉल्ड एज बैक वर्क रेशियो, के वर्क ऑफ कंप्रेसर डिवाइड बाय वर्क ऑफ टरबाइन, यानी ओवरऑल जो टरबाइन का था। बेसिकली आप टरबाइन के वर्क से ही कंप्रेसर यूज कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं बैक वर्क रेशो। क्या कहते हैं, बैक वर्क रेशो। तो अगर हम स्टीम की बात करें तो स्टीम में बैक वर्क रेशो बहुत थोड़ी होती है, जस्ट वन, बहुत चंद परसेंट होती है। बट यहाँ अगर बात की जाए गैस टरबाइन में तो बैक वर्क रेशो 60% भी होती है। यानी आपकी पावर का 50% या 60% वो यूज हो रहा है सिर्फ कंप्रेसर को ड्राइव करने में, और बाकी जो है वो यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस करनी है, या वो यूज हो रहा है फर्दर आपके नोजल में जा रहा है इन केस ऑफ टर्बोजेट इंजन, या ये कह लें एरोप्लेन की केस में। दिस इज क्वाइट इन कंट्रास्ट टू स्टीम पावर प्लांट वेयर द बैक वर्क रेशियो इज ओनली अ फ्यू परसेंट। इसमें 50 से 60% होता है, उसमें फ्यू परसेंट होता है। The turbine used in gas turbine power plant are larger than those in steam power plant of the same net output। एक ही जैसी आउटपुट के लिए आप गैस टरबाइन का प्लांट लार्जर होते हैं, स्टीम वाले कम होते हैं। ये डेवलपमेंट है, इसमें डेवलपमेंट है ये आप रीड कर लीजिएगा। इंक्रीजिंग टरबाइन लेट टेम्परेचर, बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी कंपोनेंट, एडिंग मॉडिफिकेशन टू बेसिक साइकिल, ये मतलब चीजें हुई। और इससे देखते, अच्छा, पहले हमने पढ़ा था आइडियल। अगर आइडियल ना हो तो क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी आएंगी। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2s की बजाय 1 से 2a हो जाएगा। और ये टरबाइन में 3 से 4s की बजाय 3 से 4a हो जाएगा। तो इसमें कंप्रेसर की एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो ये 2s - h1 डिवाइड बाई 2a - h1, कंप्रेसर के केस में ये आ जाएगा। यानी ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, जो लार्जर है वो नीचे आएगा, जो स्मॉलर है डिफरेंस वो ऊपर आएगा। और इन दोनों की रेशियो एफिशिएंसी है। लेकिन टरबाइन के केस में आप 3 - 4s करें ये लार्जर है, 3 - 4a करें ये स्मॉलर, तो स्मॉलर ऊपर आएगा, H3 - 4 डिवाइड बाई H3 - 4s। तो ये आपकी टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होगी। इससे अच्छा इसके बाद आता है रीजनरेशन का। रीजनरेशन ये है कि आपने कंप्रेस किया 1 से 2, ठीक है, कंप्रेसर में 1 से 2 कंप्रेस किया। उसके बाद आप उसको भेजते हैं कंबसन चैम्बर में। अब इसका टेम्परेचर अगर 2 पॉइंट पे जो टेम्परेचर है
जो कि इनलेट हो रहा है, ये फर्ज करो ये नहीं है अभी रीजनरेटर, तो 2 पॉइंट ही इनलेट पॉइंट है कंबसन चैम्बर का। ये वाला अगर टेम्परेचर कंबसन चैम्बर में आपने कंबसन करनी है, तो पहले ये इंक्रीज होके उस लेवल तक पहुंचेगा टेम्परेचर कंबसन का, तो आपका फ्यूल इसमें भी यूज होगा। ये जो आपकी एयर आ रही है उसको हीट करेगा, उसके बाद फिर कंबसन होगी। तो आप ये वाला फ्यूल बचा सकते हैं अगर ये वाला टेम्परेचर जो 2 पे है ये लेस हो एग्जॉस्ट से। एग्जॉस्ट फर्ज करें आ रहा है 500 का, और यहाँ आपके पास टेम्परेचर कोई 350 है या 400 है, तो वो 500 से आप जो एग्जॉस्ट था उस उसकी हीट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं बिफोर एयर एंटरिंग इन दी कंबसन चैम्बर। इसे कहते हैं प्री हीटिंग। तो आप प्री हीटिंग में यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब आपका ये वाला टेम्परेचर कंप्रेसर के बाद वाला टेम्परेचर लेस हो आपके एग्जॉस्ट यानी 4 वाले टेम्परेचर से। In gas turbine engine, temperature of the exhaust gas leaving the turbine is often considerably higher than the temperature of air सर एक leaving क्वेश्चन आता है। the compressor. सर जो पीछे साइकिल दिखाया था एक बार फिर दिखा सकते हैं? ये वाला। जी सर। सर इसमें एफिशिएंसी के फॉर्मूले का एक बार फिर बता दें, उसकी समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, एक मिनट में स्टेटस निकाल रहा हूँ। जो ये टू ना एस और जरा, टू ए वाला आपने हाँ कहा हाँ, था। मैं अभी बता देता हूँ आपको। आपको ये तो आइडिया है ना कि आप जैसे जैसे इस ओरिजिन के करीब आते हैं तो उसकी क्वालिटी कम होती है, एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे आप दूर ठीक सर। जाएंगे उसकी क्वालिटी जाती जी है। ये इस डायग्राम में ये होता जी जी। है। ये चीज ध्यान में रख के अब जरा ना मैं इसको फर्जी वैल्यू दे देता हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू। अगर फर्ज करो हमारे पास यहाँ जो 1 पे है इसकी एनर्जी फर्ज करो है 5, जो 2s की वैल्यू ठीक है जो सर। है 2s की वैल्यू जो है ये फर्ज करो है 12, और 2a की वैल्यू जो है ये है 14, 3 पे वैल्यू फर्ज करें 100 है, 4a पे वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज 90 है, और 4s पे जो वैल्यू है वो फर्ज करें 88 है। अब मैं जस्ट ये कह रहा था कि एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% होती है। तो आप जब कंप्रेसर की जब करने लगेंगे ना, कंप्रेसर की उसमें आपने एक चीज नीचे रखनी होगी, एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, एक चीज नीचे रखनी होगी, एक चीज ऊपर रखनी होगी। मैं जस्ट ये पूछ रहा था कि 14 - 5 बड़ा होगा या 12 - 5 बड़ा होगा, विच टर्म? सर 14 - तो ये वाला हम नीचे रखेंगे, यानी H2a - H1 करेंगे हम, और ठीक ऊपर है क्या सर। करेंगे, H2s - H1 करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ये मतलब ये आपके लिए ना याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा इस तरह, आप थोड़ी जी जी न्यूमेरिक वैल्यू। जी सर। इसी तरह आप टरबाइन की अगर बात करें, अब बताएं कि 100 - 90 बड़ा होगा या 100 - 88 बड़ा होगा। सर एक मिनट, वैसे यहाँ पे तो आपने फर्जी वैल्यूज दी है ना, अगर कर्व के हिसाब से देखें तो फिर तो नहीं समझ आता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो पॉइंट होता है जिसका टेम्परेचर, एक तो ये बात है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, ये बात तो जहन में है ना। इस तरह आप इस तरह जैसे जैसे मूव करेंगे तब भी आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक। यानी मेरे कहने का मतलब एक यहाँ है पॉइंट, और एक इसी की चीज में यहाँ पॉइंट हो, यहाँ यहाँ कोई पॉइंट हो, तो ठीक एच सर। की वैल्यू इस पॉइंट की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ये अंडरस्टैंडिंग तो है ना। ठीक ठीक है सर। ठीक। हाँ, ग्राफ में बेसिकली वैल्यूज को अगर आप थोड़ा सा वो जहन में रख लें तो भी, मैं ये बस एक ट्रिक है याद रखने के लिए। अदरवाइज तो मतलब जस्ट ये फार्मूलाज हैं, इसको आप मतलब ऑफ कोर्स जिस वक्त इसमें इरिवर्सिबिलिटी आ रही है तो आपको वर्क इनपुट ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है सर। हाँ, थैंक तो जो एक्चुअल में देनी पड़ती है वो नीचे आ जाएगी, और जो आइडियली देनी है इनपुट वर्क की वो कम। इसी तरह टरबाइन की बात करें तो एक्चुअल में जो आउटपुट आएगी वो कम होगी, और आइडियली यू। ज्यादा आएगी। तो एक्चुअल और आइडियल जो है ना वो एफिशिएंसी होती है आइसेंट्रोपिक। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर।
तो इसी तरह इस केस में, चलो मैं इसको बताई कंप्लीट ही कर देता हूँ कि यहाँ हमारे पास टर्बाइन के केस में क्या है, H3 माइनस, कौन सा छोटा होगा ये, 4A, यानी H4A लिखूँ मैं तो बेहतर है, H3 माइनस H4S। तो इस तरह आपके लिए ना याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। तो इसके बाद वो टॉपिक है, क्योंकि आपको बेसिक तो समझ है इसकी कि रीजनरेशन क्या होती है, रीहीटिंग क्या होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जस्ट कंसेप्ट पे मतलब बात करके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गैस टरबाइन या ब्रेटन साइकिल के कंटेक्स्ट में बात करके हम आगे मूव करें, क्योंकि वैसे तो आपको आइडिया है रीहीटिंग का क्या मतलब होता है और रीजनरेशन का क्या मतलब होता है। रीजनरेशन बेसिकली क्या है कि आप हीट को जो एग्जॉस्ट में जा रही है उसको यूटिलाइज कर देते हैं किसी यूजफुल वर्क में, उस साइकिल के अंदर ही। तो ये रीजनरेशन है। और रीहीटिंग क्या है कि अगर एक चीज़ एक टरबाइन से एक्सपेंड होने के बाद आप उसको दोबारा बॉयलर में ले जाएं, रीहीट कर लें, तो या कंबसन चैम्बर में ले जाएं, रीहीट कर लें, तो वो रीहीटिंग कराता है। उसको दोबारा फिर आप दूसरी टरबाइन से जो है ना एक्सपेंड कराएंगे, तो आपके पास उसकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये कंसेप्ट तो आपको पता है। जस्ट हम इसको इस कंटेक्स्ट में पढ़ लेते हैं ब्रेटन साइकिल के। तो द ब्रेटन साइकिल with regeneration. In gas turbine engine, temperature of exhaust gas leaving the turbine is often considerably higher than the temperature of air leaving the compressor. यानी यहाँ जो टेम्परेचर था ये कम होता है, कि इसका टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा होता है। तो ये जो हमने एग्जॉस्ट में भेज देना है बहुत ही बेहतर है, यानी क्यू आउट हमने कर देना, बहुत बेहतर है हम इसको यूटिलाइज कर लें इस एयर को जो कि आगे इन हो जानी है कंबसन चैम्बर में। तो कंबसन चैम्बर, तो इससे हमारा फ्यूल बच जाएगा। लेकिन क्यू रीजनरेशन 2 से 5 तक जो लेके गए, ये क्यू सेव है क्योंकि इसने इतना ही हमारा ईंधन या फ्यूल बचा दिया है। Therefore, high pressure leaving the compressor can be heated by transferring heat to it from the hard exhaust gases in a counterflow heat exchanger, which is also known as regenerator or recuperator. Regenerator या recuperator होता है counterflow heat exchanger in the case of gas turbine. इसी तरह रीजनरेशन की आप एफिशिएंसीज निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होगी और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मैक्सिमम तो ऑफ कोर्स आप इस पॉइंट से यहाँ तक ले जाएं वो होगी, और H4 - H2। और एक्चुअल में कितनी हुई, एक्चुअल में तो आप यहाँ तक H5 - H2 करेंगे। इन दोनों की रेशो भी अगर आप ले रहे हैं तो वो इफेक्टिवनेस कराती है। ये आपने हीट ट्रांसफर में भी पढ़ा होगा, इफेक्टिवनेस। तो a regenerator with a higher effectiveness obviously saves a greater amount of fuel since it preheats the air to a higher temperature prior to combustion. However, achieving a higher effectiveness requiring the use of a larger regenerator, which carries a higher price tag and causes a large pressure drop. जितना बड़ा होगा प्रेशर ड्रॉप उतना ज्यादा होगा, उसकी प्राइस उतनी ज्यादा होगी। इसलिए हमने ये लाजमी देखना है कि इफेक्टिवनेस बढ़ाने के चक्कर में ये ना हो कि हम उसकी प्राइस बढ़ा दें। तो इसको जहन में रखते हुए इन कंसिडरेशंस को हम वो रीजनरेटर को यूज करेंगे। Therefore, the use of a regenerator with a very high effectiveness cannot be justified economically unless the saving from the fuel cost exceeds the additional expenses involved. कि अगर आप जितना फ्यूल बचा रहे हैं वो उसकी कास्ट ज़्यादा हो और जो आपको रीजनरेटर बनाने में कास्ट लग रही है वो कम हो, तो इन दोनों की कंपैरिजन करके अगर हमें बेनिफिट में है, पॉजिटिव है, तो फिर हम जो है ना उसे यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम फिर वहाँ रीजनरेटर नहीं यूज़ करेंगे।
The effectiveness of most regenerator used in practice is below 85%। और रीजनरेशन की थर्मल एफिशिएंसी अगर निकाली जाए एयर स्टैंडर्ड एग्जाम्पशन पे, तो आती है 1 माइनस टी वन और टी थ्री इंटू आर पी रेज पावर के माइनस वन और के। अच्छा, इसके बाद ये भी लास्ट टाइम हमने वैसे थोड़ा जिक्र तो किया था, बट थोड़ा सा इसको इस डायग्राम से देख लेते हैं। द ब्रेटन साइकिल विद इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेशन। अच्छा, अगर इंटरकूलिंग का वर्ड आए तो एक चीज आप समझ जाएं कि वो हमेशा गैस टरबाइन है, वो स्टीम टरबाइन नहीं है। रीजनरेशन की जब बात आ जाए तो फिर वो जरा हमें देखना पड़ेगा कि रीजनरेशन जो है वो स्टीम में भी होती है। स्टीम में होती है कि आप दरमियान में से कुछ स्टीम निकाल लेते हैं, और ओपन वाटर फीड हीटर और क्लोज वाटर फीड हीटर वो वाला कंसेप्ट है। रीहीटिंग भी दोनों में होती है, चाहे वो गैस टरबाइन है चाहे वो स्टीम टरबाइन है। अच्छा, the network of a gas turbine cycle is the difference between the turbine work output and the compressor work input, and can be increased by either decreasing the compressor work or increasing the turbine or both। अच्छा, इन केस ऑफ कंप्रेसर वर्क हमने करना है, तो अगर हम वर्क यहाँ करते हैं फ्रॉम वन ए टू सी, तो ये एक आपके पास एक एक ही आप अगर कंप्रेसर यूज करते हैं तो आपको ये वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं, ए वन से ए तक करते हैं, उसके बाद आप उसको कूल कर देते हैं, कूल करने से क्या होगा, ये ए से बी की तरफ चला जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको कंप्रेस करते हैं तो वो डी तक पहुंच जाएगा। इसमें हुआ ये है कि ये जो रेड वाला हिस्सा है, ये वाला जो कलर है, कलर शेडेड जो है, ये आपने वर्क इनपुट जो देनी थी वो बचा ली है, आपको इतना वर्क नहीं करना पड़ा। और कंप्रेसर में ये वर्क जितना कम हमें देना पड़े, वो इसका मतलब है हमने एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ा ली है इसकी। और दूसरे केस में क्या था कि आप रीहीट करें और फिर आपका, यानी likewise the work output of a turbine operating between two pressure levels can be increased by expanding the gas in stages and reheating it in between। इसमें क्या था, इंटरकूलिंग इन बिटवीन, और इसमें रीहीटिंग इन बिटवीन। इसमें क्या है, दो कंप्रेसर के दरमियान, इसमें क्या है, दो टरबाइन के दरमियान आप रीहीट करते हैं। तो ये इस वे में याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। कंप्रेसर के दरमियान क्या लगाया आपने, इंटरकूलर, और टरबाइन के दरमियान क्या लगाया आपने, रीहीटर। और ये जो कंप्रेसर टू के बाद जो आ रही है एयर, अगर उसका टेम्परेचर एग्जॉस्ट से कम है तो पहले आप एग्जॉस्ट से भी हीट ले लेंगे, और इसकी कहते हैं रीजनरेशन। तो ये वाली डायग्राम बड़ी जबरदस्त है, वो दिखा रही है इंटरकूलिंग को भी, रीहीटिंग को भी और रीजनरेशन को भी, तीनों चीजें दिखा रही है। इसकी डायग्राम अगर ड्रा की जाए, ये वैसे मैंने पहले भी एक बार शो किया था, ये आप पहले इसको बढ़ाएंगे, और ये क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, ये जो है ना 3 2 7 8, ये जो पॉइंट वाली लाइन है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन। टीएस डायग्राम में ये वाली इस तरह जो लाइन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर होती है। इस तरह 4 5 6 9 10 1, ये एक, ये वाला एक प्रेशर पे है, ये दूसरे प्रेशर पे है, ये तीसरे पे, यानी टोटल इसमें तीन प्रेशर है, लाइन है। एक ये नीचे वाली लाइन, एक ये 2 3 7 8 वाली लाइन, और तीसरी 3 5 6, सबसे हाई प्रेशर 4 5 6 वाला है। अब अगर इसको फिगर को ड्रा करें 1 से 2, 2 से फिर हमने इंटरकूल किया, ये यहाँ आ जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हमने इंटरकूल किया। उसके बाद फिर हम इसको कंप्रेसर सेकंड स्टेज पे कंप्रेस करते हैं, 4 पे पहुंच जाता है। उसके बाद फिर हम इसको पहले इसका टेम्परेचर इस एयर का कम होता है, जो एग्जॉस्ट से आ रही होती है वो वाला हम टेम्परेचर यूटिलाइज कर लेते हैं, यहाँ वो वाली हीट हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं। उससे होता है कि 4 से 5 तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर ये जो 9 का था वही 5 पे पहुंच जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको देते हैं फ्यूल, यहाँ होती है कंबस्टन। कंबस्टन हुई 6 तक, मैक्सिमम कंबस्टन होगी। उसके बाद आपने उसको एक्सपेंड होने दिया 6 से 7 तक, टरबाइन वन में। 7 के बाद फिर आपने, और ये हमने इस तरह किया कि ये वही प्रेशर है जो कि इसका था, डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन आइडियल केस में ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। उसके बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, अगेन आप इसको रीहीट करें, 7 से 8 रीहीटिंग हो रही है।
फिर 8 से 9 अगेन आप उसको सेकंड स्टेज ऑफ टरबाइन में एक्सपेंड करवा रहे हैं, और 9 से 4 के दरमियान जो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये होगा कि ये वाली जो गैस होगी, ये है वैसे अलग अलग डक्ट में, ये अलग डक्ट से जा रही है, ये अलग जा रही है, यानी हीट एक्सचेंजर में जो दो फ्लूइड होते हैं हॉट और कोल्ड, वो आपस में डायरेक्टली मिक्स नहीं होते इस केस में, ये डायरेक्टली ये काउंटर फ्लो है। तो अलबत्ता इसका टेम्परेचर 9 का 4 तक पहुंच जाता है, और 4 का 9 तक पहुंच जाता है। T5 या T9 इक्वल है, इस तरह T4 और T10 इक्वल है आइडियल केस में। तो ये जो आपको यहाँ इसके टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट चाहिए थी, वो आपकी बचत हो गई। क्यू रीजनरेशन इज इक्वल टू क्यू सेव, वो बचत हो गई है। तो अच्छा, इससे इससे हुआ ये कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका बढ़ गया है इनक्लोज साइकिल में। इनक्लोज साइकिल जो है ये डब्ल्यू नेट है, वर्क वर्क है, आउटपुट। अच्छा, अगर ये स्टेजेस बहुत बढ़ा दें तो वो अगेन वही, ये थर्मल जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, उसको तकरीबन अप्रोच कर लेता है, और इनके दरमियान रीजनरेशन भी है। तो अगर आइसोथर्मल रीजनरेशन हो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको ये अप्रोच कर जाता है इरेक्शन साइकिल का। इस साइकिल को इरेक्शन साइकिल भी कहते हैं, जहाँ रीजनरेशन भी हो और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन या लीविंग हो, तो उसको ये कहते हैं। अगर और अगर कांस्टेंट प्रेशर बजाय कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, तो वो स्टर्लिंग साइकिल कहलाता है, आपने पढ़ा होगा। चलो वो तो वैसे ही मैंने, तो ये आपका क्या है, गैस टरबाइन विद इंटरकूलिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेशन, ये वाला साइकिल बन जाता है। उसके बाद जरा हम देख लेते हैं आइडियल जेट प्रोपल्शन साइकिल। गैस टरबाइन engines are widely used to power aircraft because they are light and compact and have a high power to weight ratio. Aircraft gas turbine operates on an open cycle and called a jet propulsion cycle. तो आपका एयरक्राफ्ट जो होता है वो नॉर्मली किस पे ऑपरेट करते हैं, गैस टरबाइन पे, और वो क्योंकि उसकी वजह ये होती है हाई पावर टू वेट रेशो है, और ये कंपैक्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं। गैस टरबाइन ऑपरेट ऑन ओपन साइकिल पे अगर ऑपरेट हो तो उसे जेट प्रोपल्शन साइकिल कहते हैं। एयरक्राफ्ट आर प्रोपेल्ड बाय एक्सेलरेटिंग अ फ्लूइड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मोशन के अपोजिट अगर आप फ्लूइड को एक्सेलरेट करें तो वो प्रोपेल होते हैं, एयरक्राफ्ट वर्क करते हैं, चलते हैं, प्रोपेल्ड होते हैं। अब ये आपने एक्सेलरेट करना है फ्लूइड को अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में, वो दो तरीके से हो सकता है। एक ये कि आप ज्यादा मैस लें, उसकी वेलोसिटी थोड़ी रखें या एक्सेलरेशन थोड़ा रखें, या ये कि आप मैस थोड़ा लें लेकिन एक्सेलरेशन ज्यादा रखें। तो यही दो चीजें इसने बताई हैं। Aircraft are propelled by accelerating a fluid in the opposite direction to the motion. This is accomplished by either slightly accelerating a large mass of fluid, propeller-driven engine, or greatly accelerating a small mass of fluid, jet or turbojet engine, or both, turboprop engine. टर्बोप्रॉप में जब दोनों हो तब है, टर्बोजेट में स्मॉल मैस है और हाई एक्सेलरेशन है, और प्रोपेलर ड्रिवन में मैस ज्यादा है और थोड़ा सा एक्सेलरेशन है, स्लाइट एक्सेलरेशन है। प्रेशर ऑफ एयर राइजेस स्लाइटली एज इट इज डिसेलरेटिंग इन द डिफ्यूजर। प्रेशर बढ़ता है क्योंकि डिसेलरेशन होता है डिफ्यूजर में। एयर इज compressed by the compressor. It is mixed with fuel in the combustion chamber, where the mixture is burnt at constant pressure. The high pressure and high temperature combustion gases partially expand in the turbine, producing enough power to drive the compressor and other equipment. Finally, the gases expand in a nozzle to the ambient pressure and leave the engine at a high velocity. डिफ्यूजर में प्रेशर थोड़ा सा, यानी उसकी रेसोलेशन होता है जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है। उसके बाद कंप्रेस करते हैं, उसके बाद आप उसके साथ फ्यूल मिक्स करके कंबस्शन चैम्बर में भेज देते हैं। कंबस्शन चैम्बर में कंबस्शन होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे वो बर्न होता है फ्यूल, और उसके नतीजे में जो गैसेस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंबस्शन गैसेस जो होती हैं, उससे हम कुछ टरबाइन में
यूज कर लेते हैं और ज्यादातर नोजल में भेज देते हैं। टरबाइन में हम जो यूज करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होता है कि जो आपका एयर एयरक्राफ्ट है उसके अंदर आपको लाइटिंग चाहिए, फैन, एसी और इस ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जो चलाना है उसके लिए जो चाहिए, जस्ट आप उतना करते हैं। और उसका ये पर्पज नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा में कोई इलेक्ट्रिसिटी या वो करेंगे, जस्ट जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतना आप करेंगे, और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो आप नोजल में भेज देते हैं। गैस expand nozzle to the ambient pressure and leave the engine at a high velocity। अच्छा, फोर्स क्या होती है? फोर्स सिंपल चेंज इन द मोमेंटम है। तो एक तो वो वेलोसिटी होगी जो एग्जिट पे होगी, जो मोमेंटम एट एग्जिस्ट माइनस मोमेंटम एट इनलेट। हम सपोज करते हैं कि मास जो है वो सेम है। क्यों सेम है? कि इनलेट पे आपकी एयर आ रही है जो कि बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा फ्यूल ऐड किया है, तो मैथ थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है वो, लेकिन हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। वो इग्नोर कर लिया, एम बाहर आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, वी एग्जिट माइनस वी इनलेट। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी इंटू एम डॉट, ये आ जाएगा आपका फोर्स। अच्छा, इस फोर्स को फर्दर मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट जिसे मूव करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, पावर, और वही ये है, ये एफ इंटू वी क्राफ्ट। अब एफ की जगह ये वैल्यू आ गई, एम डॉट इंटू वी एग्जिट माइनस वी इनलेट इंटू वी एयरक्राफ्ट करेंगे तो ये पावर ऑफ एयरक्राफ्ट आ जाएगी पर यूनिट टाइम, या वर्क वर्क पर यूनिट टाइम। और जो आपने प्रोपल्सिव एफिशिएंसी की अगर बात की जाए वो क्या होती है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस इज कन्वर्टेड टू प्रोपल्शन एनर्जी। प्रोपल्सिव एनर्जी यानी आपने जो थर्मल एनर्जी यूज की है कंबशन चैम्बर में, उसका कितना पार्ट आप प्रोपल्शन में यूज कर रहे हैं, उन दोनों की रेशियो जो है ना वो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी कहलाती है। चलें, मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, तो इंशाल्लाह इससे आगे हम फिर पढ़ेंगे चीज़ें जो ठीक हो गया। मॉडिफिकेशन है, ये चीज़ें तो काफ़ी हैं, मैंने हाईलाइट की है, बहरहाल वो किसी से लोग बाद में पढ़ लेंगे। क्लास में बैठ किसी से। स्टूडेंट्स आपका अगर कोई क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें। नो सर। चलें ठीक है फिर, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।